हेलो स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर नंबर 11। आपकी एनसीईआरटी की बुक में जो चैप्टर नंबर 11 है वो है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। सो ये जो आपका चैप्टर है प्यारे बच्चों, सीबीएसई ने इस साल इस चैप्टर के कुछ टॉपिक डिलीट कर दिए हैं। जैसे आपका सोर्सेज ऑफ एनर्जी वाला जो चैप्टर है आपका, वो बिल्कुल कंप्लीटली आपका सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। लेकिन जो ह्यूमन आई वाला चैप्टर है, कई बच्चों को बड़ा डाउट था और उन्होंने बहुत सारी क्यूरी भी मुझे दी थी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी, और मुझे पर्सनली कांटेक्ट भी किया था कि मैम ह्यूमन आई में से क्या क्या आपका पोर्शन डिलीट है। सो वो सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि ह्यूमन आई के अंदर जो ह्यूमन आई वाला जो आपका चैप्टर है, इसमें जो मेन टॉपिक है ह्यूमन आई, ये आपका डिलीट है। ह्यूमन आई के जो आपके पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स के फंक्शन, इवन जो आपके डिफेक्ट होते हैं और उनको कैसे करेक्ट किया जाए, ये सारे के सारे टॉपिक इस साल सीबीएसई ने डिलीट कर दिए हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं जो टॉपिक आपका इस साल आपके सिलेबस में है। सो मैं वहीं से आपको स्टार्ट करवा रही हूँ, और दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। सो ये आपके इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है जो आपको करना है। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक ट्रायंगल शेप का आपको डायग्राम दिख रहा है। सो ये आपके प्रिज्म का फ्रंट व्यू होता है। आपने आपकी फिजिक्स लैब में आपने प्रिज्म को देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आजकल आप ओ लैब के ऊपर प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं। सो आई होप आपने वहाँ से प्रिज्म वाला प्रैक्टिकल कर लिया है, राइट। तो आपके लिए ये टॉपिक है, ये और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो आप देखें इस डायग्राम में क्या है, एक इंसिडेंट रे है। जैसे ही वो एयर से ग्लास में जाएगी, रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी, वो नॉर्मल के टुवर्ड बैंड होगी। सो इंसिडेंट रे को जब वो अंदर जाएगी रिफ्रैक्ट होके, तो उसको हम रिफ्रैक्टेड रे बोल देंगे, राइट। उसके बाद फिर वो आपकी दोबारा से ग्लास से एयर में जाएगी, राइट। जब वो ग्लास से एयर में जाएगी, सो ग्लास इज द डेंसर मीडियम, और जो एयर है उसके कंपैरिजन में वो आपका रेयर मीडियम है। सो उस टाइम पे जो आपकी रे है उसका नाम होता है इमर्जेंट रे, क्योंकि एक रे जब फर्स्ट टाइम से रिफ्रैक्ट होती है तो उसको रिफ्रैक्टेड रे बोल देते हैं। लेकिन अगर वही रे दोबारा से आपकी रिफ्रैक्ट होती है, मीन्स बाहर जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उसका नाम आपका इमर्जेंट रे होता है। सो आप डायग्राम में देखें, एक एंगल आई है, एक आपका एंगल ई है, और एक एंगल डी भी दे रखा है। सो एंगल आई आपको क्लियर है, एंगल ई आपका एंगल ऑफ इमरजेंस होता है, और एंगल जो डी होता है वो एंगल ऑफ डाइवेशन होता है। ये एंगल ऑफ डाइवेशन ये क्या चीज है? सो डियर स्टूडेंट्स, आप जैसे कि डायग्राम में देख रहे हैं, अगर आपका ये जो प्रिज्म है इसकी सरफेस ना होती तो ये जो लाइट की रे है ये आपकी स्ट्रेट जाती है ना। लेकिन प्रिज्म की दोनों सरफेस ने लाइट को रिफ्रैक्ट कर दिया, जिसकी वजह से लाइट अपने पाथ से डाइवर्ट हो गई, राइट। सो जब वो डाइवर्ट होगी तो उसको जिस पाथ पे जाना चाहिए था उसकी बजाय वो थोड़े से डिफरेंट पाथ पे जाएगी। सो वो एक्चुअल पाथ से जितना डाइवर्ट हुई वो आपका होता है एंगल ऑफ डाइवेशन, राइट। सो आप यहां देखिए जो आपका स्क्रीन पे है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट passing through a glass prism, it gets bent twice at the air glass interference and glass air interface. The emergent ray is diverted by an angle to the incident ray. This angle is called the angle of diversion. नेक्स्ट आपका है कि ये जो प्रिज्म है, ठीक है, इसने लाइट को रिफ्रैक्ट और फिर इमर्जेंट रे के थ्रू ऐसे किया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है आपकी बुक में, डिस्पर्जन। सो वो जो डिस्पर्जन का फिनोमिना है वो भी आपका प्रिज्म शो करता है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पर्जन? व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, इट इज स्प्लिट अप इनटू अ बैंड ऑफ कलर्स कॉल्ड स्पेक्ट्रम। जब एक व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से पास किया जाता है ना प्यारे बच्चों, तो ये जो प्रिज्म होता है ये व्हाइट लाइट के जो अपने 7 कलर्स होते हैं, क्योंकि व्हाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, सो उनको आपका सेपरेट करती है,
व्हाइट लाइट है जो कॉम्बिनेशन है 7 कलरों का, 7 रंगों का, प्रिज्म उसको क्या करता है, उनको सेपरेट सेपरेट डिस्टिंग्विश कर देता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि हर एक जो कलर होता है उसकी जो वेवलेंथ है वो आपकी डिफरेंट डिफरेंट होती है। सो वो अलग अलग स्पीड से आपकी स्क्रीन को टच करेंगे तो एक अलग से उनका कलरफुल स्पेक्ट्रम बन जाएगा। आपने विबग्योर का नाम तो सुना होगा ना, VIBGYOR। आप स्क्रीन पे देखें, V मीन्स आपका होता है वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और लास्ट में R आपका होता है वो रेड कलर के लिए होता है। सो ये जो व्हाइट लाइट है ये 7 कलर का कॉम्बिनेशन होती है। और इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं, अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो जो रेड लाइट है आपकी, रेड लाइट बैंड्स द लिस्ट एंड वॉयलेट लाइट बैंड्स द मोस्ट, क्योंकि वो आपके स्पेक्ट्रम पे सबसे लास्ट पोजीशन पे है। साथ ही मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहती हूँ कि जो आपका वॉयलेट होता है प्यारे बच्चों, उसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है इन 7 कलरों में, 7 रंगों में, और जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। और एक और बात, जिसकी वेवलेंथ जितनी कम उसकी स्कैटरिंग उतनी ज्यादा। आप इस लॉजिक को भी समझना, आगे हमारी हेल्प करेगा। सो नेक्स्ट जो डायग्राम है उसमें आपको और अच्छे से दिखाया गया है कि व्हाइट लाइट को ग्लास प्रिज्म कैसे 7 कलर के अंदर डिवाइड करता है। इसी के बी पार्ट में है रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट प्रोड्यूस व्हाइट लाइट, कि कैसे हम 2 प्रिज्म को अरेंज करें कि हम व्हाइट लाइट दें तो हमें आउटपुट में भी व्हाइट लाइट मिले। तो वो जो कॉम्बिनेशन है वो आपके पास स्क्रीन के ऊपर है। नेक्स्ट आपका है रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो फॉर्मेशन कैसे होती है? क्योंकि रेनबो में भी तो 7 कलर होते हैं। सो वहां पे क्या कोई प्रिज्म होता है? नो प्यारे बच्चों, वहां पे प्रिज्म नहीं होता। वहां पे जो आपकी रेन ड्रॉप होती है, एक्चुअली आपको रेनबो कब दिखाई देता है? बारिश के बाद जब आपकी सनलाइट निकलती है, सन आपका राइज होता है, उस टाइम पे जब सनलाइट आपकी जो रेन ड्रॉप के ऊपर फॉल होती है, सो वो रेन ड्रॉप आपका प्रिज्म का काम करती है। वहां पे मीन्स वो उसको 7 कलर में स्प्लिट करती है। सो आप स्क्रीन पे देखें, सनलाइट जैसे ही एक रेन ड्रॉप पे फॉल होती है, लाइट उसके अंदर रिफ्रैक्ट होगी, अंदर ही लाइट इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना को शो करेगी, और फिर आपकी जो आपका रेन का जो बबल है, मीन्स रेन नॉट बबल, आप ड्रॉप बोल सकते हो, जो रेन ड्रॉप है उससे लाइट जब आपकी बाहर जाएगी, सो वो स्काई के अंदर आपकी स्कैटर होगी, और स्कैटर होगी तो आपके 7 कलर की फॉर्मेशन होगी। कंडीशन क्या होती है रेनबो के देखने की, कि जो आपकी बैक है वो सन के टुवार्ड होनी चाहिए, तो उनके सामने आप रेनबो को देख सकते हैं। 2 टाइप का आपका रेनबो होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी जो रेनबो होता है उसमें सारे कलर की इंटेंसिटी बड़ी शार्प होती है। सबसे नीचे आपका वॉयलेट होता है, मतलब इनर में, और आउटर में आपका रेड होता है। लेकिन सेकेंडरी रेनबो के अंदर उल्टा होता है। सेकेंडरी रेनबो में नंबर 1 तो कलर की जो इंटेंसिटी होती है आपकी वो बहुत कम होती है, क्योंकि आप उसको कई बार विजिबल भी नहीं कर पाते। आपको क्या लगता है सिर्फ एक ही रेन वो आपका बनता है, बट डियर स्टूडेंट मैं आपको ये नॉलेज के लिए बता दूं, एक नहीं बनता, 2 बनते हैं। जो सेकेंड वाला होता है कई बार हम उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, लेकिन कई बार उनके कलर की इंटेंसिटी इतनी कम होती है कि हम स्काई के अंदर उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो एक तो ये था कि इंटेंसिटी प्राइमरी से कम होती है। जो सेकेंडरी जो डिफरेंस है दोनों रेनबो में वो क्या है, पहले वाले में तो इनर में वायलेट होता है, आउटर में रेड। सेकेंडरी रेनबो में इनर में रेड होता है, आउटर में वॉयलेट कलर होता है। सो आप स्क्रीन पे देखें, ए रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन शावर. It is caused by the dispersion of sunlight by water droplets present in the atmosphere. The water droplets act like small prism. They reflect and disperse the sunlight, then reflect it internally, and finally refract it again when it comes out of the raindrop. Due to dispersion of sunlight and internal reflection by the water droplet, we see the rainbow color. So ये आपका रीजन है रेनबो के कलर्स का।
सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। आप ये और डायग्राम देख सकते हैं कि कैसे एक रेन ड्रॉप के अंदर जब आपकी सनलाइट एंटर करती है तो वो कैसे 7 कलर में आपकी स्प्लिट होती है, तो आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये नेचुरल फिनोमिना है और इसकी वजह से बहुत सारे हम इफेक्ट्स अपनी डे टू डे की लाइफ में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका है, इसमें आप देखें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जो आपके स्टार ट्विंकल करते हैं वो उसका रीजन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कैसे, उसका कारण क्या है वो आप देखें। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू द ग्रेजुअली चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। होता क्या है प्यारे बच्चों, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का जो फिनोमिना है ये डिपेंड कर रहा है जो अपनी अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है ना आउटर में, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर ग्रेजुअली इंक्रीज टुवर्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ। जितना आप अर्थ के पास जाते जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होता जाएगा। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। और उसका रीजन क्या है, बिकॉज हॉट एयर अबोव इज लेस dense than the cool air below, right? So light gradually bend toward the normal, so the real position of star is different from its apparent position. Suppose आपका इस पोजीशन पे स्टार होना था, लेकिन जब उसकी लाइट आपकी ऑब्जर्वर की आईज तक जा रही है तो क्या हो रहा है, उसको वो लाइट यहां से ना आके यहां से आती दिखाई देती, मतलब थोड़ा सा समहाउ अबव, मतलब थोड़ा ऊपर से। उसका रीजन क्या है कि ये जो लाइट जब एटमॉस्फेयर में आपके एंटर कर रही है तो एटमॉस्फेयर की खुद की ही लेयर ऐसी बन रही है जिसमें किसी की डेंसिटी कम, किसी की डेंसिटी ज्यादा। और जैसे जैसे हम सरफेस के पास जाते हैं एटमॉस्फेयर उतना ही थिक होता चलता है, तो डेंसिटी ज्यादा होती चलती है। और जितना ज्यादा होएगी तो आपने क्या पढ़ा है, अगर आपकी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो आपकी नॉर्मल के टुवर्ड आपकी बैंड होती है। इसका रिवर्स, अगर आपकी लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से अवे आपकी बैंड होगी। ये लाइट वाले चैप्टर में भी हमने सीखा है, राइट। सो नेक्स्ट आपका है, आप ये डायग्राम में देखिए प्यारे बच्चों कि सपोज आपका एक ऑब्जर्वर है, स्टार से एक रे आ रही है, सो रे का पाथ, लेकिन डॉटेड लाइन से आपको एपरेंट पोजीशन दिखाई है स्टार की। और साथ ही आपको ये भी बताया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका इंक्रीज होगा जैसे जैसे आप कहाँ जाएंगे, अर्थ की सरफेस के टुवर्ड जाएंगे। सो नेक्स्ट ये हम डिस्कस कर चुके हैं वैसे तो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, लेकिन आप एक बार दोबारा से इसको देख सकते हैं। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ द स्टार लाइट due to the changing in the position of star and movement of layer of the atmosphere. So the light from the star is sometime brighter and sometime fainter and it appear to twinkle. कई बार आपको लगेगा कि जो स्टार है उससे जो लाइट की इंटेंसिटी आ रही है वो बहुत ज्यादा है, कई बार आपको लगेगा कि बहुत कम है। तो ज्यादा कम ये जो फिनोमिना आपका होगा इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्विंकलिंग इफेक्ट। आपने पोएम सुनी होगी ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। सो अब आपको शायद पता चला है 10th क्लास में जाके कि व्हाई दिस स्टार आर ट्विंकल, ये ट्विंकल क्यों करते हैं, राइट। सो नेक्स्ट है, अब बात आती है और ये एक सबके माइंड में भी आता होगा कि प्लैनेट जो होते हैं क्या वो भी ट्विंकल करते हैं, क्योंकि वो भी तो स्पेस में होते हैं, है ना। ये एक टॉपिक भी है आपके सिलेबस में। सो नेक्स्ट पैराग्राफ में आप देखिए, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के सेकंड पैराग्राफ में, प्लैनेट्स आर क्लोजर टू अर्थ देन स्टार्स। आपके जितने भी प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट हैं जो भी आपके, वो सारे के सारे आपके अर्थ के क्लोज हैं एज कंपेयर टू स्टार्स। द लाइट फ्रॉम द स्टार आर कंसिडर्ड एज पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट and the light from planets are considered as extended source of light। कहने का मतलब, सपोज आपका बहुत बड़ा स्टार है, मतलब सपोज आपका ये कोई प्लैनेट है। सो ये प्लैनेट है आपका, ये छोटे छोटे बहुत सारे लाइट के बिल्कुल पॉइंट साइज के सोर्स का कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है प्यारे बच्चों, एक जो पॉइंट साइज का सोर्स है वो अपने इफेक्ट को दूसरे वाले जो पॉइंट साइज का सोर्स है उसके इफेक्ट के साथ उसको कैंसिल कर रहा है,
और हो क्या रहा है, सारे एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं और ओवरऑल हमें प्लैनेट एक स्टेशनरी पोजीशन पे दिखाई देता है, मतलब हमें वो ट्विंकल करता दिखाई नहीं देता। आपको मेरी ये बात अगर क्लियर नहीं है तो आप इतना भी लिख के आ सकते हैं कि जो प्लैनेट हैं आपके वो आपकी अर्थ पे, मतलब अर्थ के नजदीक होते हैं, क्लोजर होते हैं एज कंपेयर टू स्टार। और क्लोजर होने की वजह से जब वो मूव करते हैं तो उनके मूवमेंट को अपनी ह्यूमन आई है वो इतना ज्यादा सेंस नहीं कर पाती, क्योंकि उनका साइज एज कंपेयर टू स्टार की अगर बात करें तो बड़ा होता है। आप ये भी लिख के आ सकते हैं। साथ ही प्यारे बच्चों आप ये डायग्राम भी प्लीज ड्रॉ करके आए, ठीक है, अगर आपका 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है आपके फाइनल एग्जाम में। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का ही एक नेक्स्ट टॉपिक, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। इसका क्या मीनिंग है? हमें जब मॉर्निंग में आपका सनराइज होता है तो अब तक वो राइज नहीं हुआ होता, लेकिन हमें तब भी लगता है कि भाई इससे लाइट आपकी आ रही है और हम लाइट से ही क्या प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि आपका सनराइज हो चुका है। ऐसे इवनिंग में आपने देखा होगा कि हमें लगता है जब हम कहीं बाहर होते हैं, पार्क में होते हैं, कहीं भी होते हैं, तो हमें लगता है यार अभी तो दिन है ना, हम ऐसे बोलते हैं कि अभी तो सनसेट नहीं हुआ है, बट एक्चुअली में वो हो चुका होता है। उसके जो रेडिश जो कलर होता है, जो इवनिंग वाला कलर होता है, वो स्काई में होता है, तो हमें लगता है कि नहीं भाई अभी तक दिन है और हम आराम से अपना काम कर सकते हैं, खेल सकते हैं, कहीं पे बाहर कर सकते हैं, हमें घर में मोमेंट करने की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन डियर स्टूडेंट, इंटरेस्टिंग बात ये है कि 2 मिनट आपका बिफोर और 2 मिनट आफ्टर, कहने का मतलब मॉर्निंग के 2 मिनट और इवनिंग के 2 मिनट, सो जो टोटल आपके 4 मिनट है, ये एक्चुअल में गैप होता है आपके सनराइज में और सनसेट में। सो आप ये डायग्राम बना सकते हैं और इसका आंसर लिख सकते हैं, द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट बिफोर सनराइज एंड अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर सनसेट। रीजन क्या है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। द एपरेंट फिल्टरिंग मतलब आपका जो इधर उधर मूव होना ऑफ द सन डिस्क एट सनराइज एंड एट सनसेट इज ऑल्सो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अगर 1 मार्क्स में आ जाए तो जस्ट आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन लिख के आना है। 2 मार्क्स में आ जाए तो आप क्या करके आएंगे? डायग्राम ड्रॉ करके आ सकते हैं और साथ ही ये आंसर लिख के आ सकते हैं। 3 मार्क्स में अगर आ जाए, डायग्राम भी ड्रॉ करो, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी लिखो उसके अंदर, और थर्ड पॉइंट में आप थोड़ा सा इस फिनोमेना को एक्सप्लेन भी करो। नेक्स्ट टॉपिक इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट का स्कैटर होना, फैलना, इसका क्या मीनिंग है? इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है टिंडल इफेक्ट। सबसे पहले मैं आपको टिंडल इफेक्ट करवाती नहीं हूं, मैं आपको इमेज दिखाती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप यहाँ देखें, ये कुछ इमेजेस का कॉम्बिनेशन है जिसमें सभी में टिंडल इफेक्ट दिखाया गया है। आई थिंक आपको ये जो सॉल्यूशन वाला डायग्राम है ये आपको इतना अच्छा ना लगे, लेकिन कुछ ऐसे डायग्राम है जो अपने हम बिल्कुल विजिबली हम देख सकते हैं अपने डे टू डे की लाइफ में। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? आपको ऐसा नहीं लग रहा जैसे एक हॉरर मूवी में एक रूम बिल्कुल बंद है और उसके अंदर हमने एक विंडो को ओपन किया और उस विंडो से कुछ लाइट आपकी आ रही है ना? ये हॉरर मूवी का एक आपको सीन जैसा लग रहा है। लेकिन अभी हमारे यहाँ पे साइंस की स्टडी क्या कहती है कि जो लाइट आपके अंदर रूम में एंटर कर रही है, लाइट के जब पार्टिकल्स आपके रूम की जो एयर के साथ कोलाइड करेंगे, मीन्स उसके अंदर मॉलिक्यूल हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है आपके एयर के अंदर, उसकी वजह से उनकी स्कैटरिंग होगी। और जब लाइट की स्कैटरिंग होगी तो जो आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा वो आपको इस सीन जैसा देखने को मिलेगा। साथ ही आपको एक और पिक दिखाती हूँ मैं जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। कभी अगर आप कभी पार्क में गए हो मॉर्निंग में तो आपने ये इफेक्ट देखा होगा कि जब सनलाइट आती है ट्रीज की लीव्स के अंदर से, है ना, वो डेंस ट्रीज की लीव्स के अंदर से, तो उसका इफेक्ट बिल्कुल ऐसा ही होता है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये भी आपका क्या होता है प्यारे बच्चों? टिंडल इफेक्ट होता है। ओके, तो अभी इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी भी आपकी एनसीईआरटी की बुक में है, आप उसको भी रीड आउट कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं कि ये एक्चुअल है क्या, तो ध्यान से सुनना। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन, the path of the light become visible due to scattering of light by the collide particles.
दिस इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। लाइट के पार्टिकल जब उस कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल के साथ में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, कोलाइड करेंगे, कोलिजन करेंगे, तो वो उनको क्या कर देंगे, स्कैटर कर देंगे। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। द अर्थ एटमोस्फेयर कंटेन एयर मॉलिक्यूल, वाटर ड्रॉपलेट्स, डस्ट, स्मोक एक्सेट्रा, सो मेनी थिंग्स आपके कंबाइंड होती हैं आपके अर्थ के एटमोस्फेयर के अंदर। व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू द एटमोस्फेयर, the path of the light become visible due to the scattering of light by these particles. The color of the scattered light depend upon the size of the scattered scattering particles, not scattered, scattering particles. Very fine particles scatter blue light. Larger particles scatter different color of light. इसी की वजह से आपने नोट किया होगा कि जब आपका सन राइज होता है तो जो रेड कलर आपका होता है प्यारे बच्चों, रेड कलर की वेवलेंथ होती है सबसे ज्यादा, उसकी स्कैटरिंग कम होती है। तो सन के चारों तरफ आपको जो कलरिंग दिखती है वो कैसी दिखती है, आपको रेड, थोड़ा ऑरेंज, थोड़ा सा येलो। लेकिन एटमॉस्फेयर आपको कैसा दिखाई देता है, ब्लू कलर का, क्योंकि ब्लू कलर की वेवलेंथ कम होती है, उसकी स्कैटरिंग ज्यादा होती है। ओह फाइन, नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू। ये आप बहुत स्टूडेंट्स के माइंड में आप क्वेश्चन आया होगा कि भाई ये जो आसमान है ये ब्लू ही क्यों है, कभी पिंक, कभी येलो, कभी ग्रीन, ऐसा क्यों नहीं है, है ना। तो भगवान ने इसको ब्लू ही क्यों बनाया है ना। तो आज उस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलने वाला है। सो क्वेश्चन का आंसर है द फाइन पार्टिकल ऑफ द एटमोस्फियर हैव साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। जो लैम्डा होता है विजिबल लाइट का, जो वेवलेंथ होती है उससे साइज छोटा होता है। दे कैन स्कैटर ब्लू लाइट विच हैज शॉर्टर वेवलेंथ देन रेड लाइट विच हैज अ लॉन्गर वेवलेंथ। जैसे कि मैंने अभी आपको डिस्कस किया, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे कम, ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे कम, उसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा। तो ये इसका रीजन है। When sunlight passes through the atmosphere, the fine particle of the atmosphere scatter the blue color more strongly than the red color, and so the sky appear blue. क्योंकि सबसे ज्यादा स्कैटरिंग जो फैलाव है वो कौन से कलर का है, वो आपके ब्लू कलर का है। रेड कलर इसके साथ में बाकी कलर भी मिक्स होते हैं, क्योंकि आपको कई बार स्काई डिफरेंट कलर का दिखाई देता है। सो उसका रीजन भी यही है कि सपोज एटमॉस्फेयर में थोड़ा बहुत चेंजमेंट होगा तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत डिफरेंट कलर आपका ज्यादा स्कैटर होगा, तो उस टाइम पे आपको स्काई में बहुत सारे कलर की मिक्सिंग दिखाई देती है। नेक्स्ट है इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर। एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, उसमें पूछा गया है कि एस्ट्रोनॉट को जो होते हैं आपके स्पेस में, उनको जो स्काई होता है वो डार्क क्यों दिखाई देता है, उनको ब्लू क्यों नहीं दिखाई देता। हमें तो ब्लू दिखाई देता है, तो उनको भी तो ब्लू दिखाई देना चाहिए ना, उनको क्यों नहीं देता, ये क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, तो मैं इसका आंसर भी आपको करवाऊंगी। अभी फिलहाल के लिए आप देखें, इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर देयर वुड नॉट बी एनी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कोई स्कैटरिंग नहीं होगी आपकी अगर एटमॉस्फेयर नहीं है। सो रीजन क्या है स्कैटरिंग का, एटमॉस्फेयर। उसको कोई तो बेस मिलेगा जिसके साथ कोलाइड करेगी लाइट, राइट। अगर वो उनको बेस ही नहीं मिलेगा, वो मीडियम ही नहीं मिलेगा, तो लाइट स्कैटर कैसे होगी आपकी, आप खुद सोचे। एंड द स्काई वुड अपीयर डार्क, और कोई भी कलर कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो एक टाइप से क्या होगा, बिल्कुल डार्क कलर होगा। तो द स्काई अपीयर डार्क एट वेरी हाई एल्टीट्यूड। बहुत हाई एल्टीट्यूड पे जाके स्काई कैसा कैसा हो जाता है, डार्क हो जाता है। नेक्स्ट आपके लिए एक इमेज आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कलर ऑफ द स्काई एट सनराइज एंड सनसेट। कलर कैसा होता है बिल्कुल जब आपका सन राइज होता है या बिल्कुल सन सेट होता है। आप एक सिंपल सी बात सोचना बेटा, ये हम कर चुके हैं वैसे तो, मैं आपको छोटा सा लॉजिक समझाना चाहती हूँ। सनलाइट है वो एक टाइप से व्हाइट लाइट है, और वो आपकी 7 कलर का कॉम्बिनेशन है। आपकी नॉलेज के लिए बताती हूं, सनलाइट के अंदर इंफ्रारेड रे होती है, यूवी होती है और विजिबल लाइट होती है।
इंफ्रारेड रे की वजह से हमें हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है बेटा। जब सन निकल जाता है तो हमें थोड़ी गर्मी लगती है ना कि भाई सन निकल गया, धूप में बैठेंगे, तो वो किस किस पार्ट की वजह से होता है? इंफ्रारेड रेस की वजह से। सन के अंदर जो विजिबल रेस का कॉम्बिनेशन है ना लाइट में, उसकी वजह से हम अपनी चारों तरफ की सारी चीजों को विजुअलाइज कर पाते हैं, देख पाते हैं। थर्ड जो है यूवी रे, वो बहुत हार्मफुल होती हैं। आपने पढ़ा भी होगा अपने एसएस में, साइंस में भी, कि एक ओजोन लेयर होती है, वो हमें सेव किए हुए हैं, बचाए हुए हैं, क्योंकि वो यूवी लाइट को, जो अल्ट्रावोलेट रेज हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत हार्मफुल है, उनको प्रिवेंट करती है, उनको आने से रोकती है। लेकिन आजकल हमारे कुछ रीजंस की वजह से जो ओजोन लेयर है उसमें होल होने स्टार्ट हो गए हैं, और थोड़ी थोड़ी आपकी जो लाइट है, जो यूवी की जो रेज है, वो हमारी अर्थ तक आती हैं। इसीलिए जो जो आपका सन बर्न्ड होता है, स्किन एलर्जी होती है, कईयों को धूप में निकलते ही बिल्कुल स्किन रेड हो जाती है, ये उसका मेन रीजन है। राइट। सो आजकल आपने नोट भी किया होगा कि खैर आप स्टूडेंट हैं, आप नहीं लगाते होंगे, लेकिन आप नोट करना, आपके जो मदर हैं, आपके सिस्टर्स हैं, आंटी हैं, वो मोस्टली क्रीम लगाती हैं। ठीक है, तो आपके नॉलेज के लिए मैं बताती हूँ, आप नोट करना, उस क्रीम के ऊपर ऐसे लिखा होता है SPF, सन प्रोटेक्शन फॉर्मूला, और वो जितना ज़्यादा होता है उतनी क्रीम को अच्छा माना जाता है कि अगर आप सन में जाएंगे तो वो जो क्रीम है वो ये नहीं होता बेटा कि आपको वो ब्लैक से वाइट बना रही है, ऐसा नहीं होता। उसका मेन पर्पस होता है कि वो आपकी जो स्किन है, जो जैसे ही धूप में जाओगे तो यूवी के कांटेक्ट में आएगी, अल्ट्रावोलेट रेस के, तो आपकी स्किन को वो हार्म ना करे। एटलीस्ट जैसी आपकी स्किन है उतना ही आपको रहने दे। तो ये आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने बताया था। अब बात करते हैं टॉपिक की, कलर ऑफ स्काई एट सनराइज और सनसेट, ये क्या लॉजिक है? जैसे ही सनराइज होगा व्हाइट लाइट आपकी आनी स्टार्ट होगी। अब क्योंकि रेड जो कलर है आपका, उसकी वेवलेंथ है सबसे ज्यादा, तो वो तो स्कैटर नहीं होगा, वो आपको दिखेगा सन के चारों तरफ। लेकिन जो आपका ब्लू कलर है वो आपका कहाँ चला जाएगा? स्काई में। अगर ये ऐसा होता, सिर्फ एक यही फिनोमेना होता, तो फिर ये क्यों डालता आपका बुक में कि सिर्फ सनराइज और सनसेट के टाइम, वो तो फिर ऑल टाइम बोलता। तो इसका मतलब यहां पे एक और लॉजिक बनता है, और वो लॉजिक क्या? जैसे सपोज ये आपकी अर्थ है, उसका एक होरिजन होता है बेटा, आपके डायग्राम में भी शो हो रखा है आपको स्क्रीन पे। उस टाइम पे सपोज आपका सन यहां है, यहां से जो लाइट आपकी आ रही है वो लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रही है, मतलब थिक एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके आ रही है। ये भी इसका एक मेन कारण है, क्योंकि जब बिल्कुल आपका ओवरहेड पे होता है सन, तो जो डिस्टेंस है लाइट को वो कम ट्रेवल करना पड़ता है, और जब वो आपके जस्ट होरिजन पे होता है, चाहे वो आपका सनराइज है या आपका सनसेट है, दोनों ही पॉइंट पे उसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके आना पड़ता है। सो डिस्टेंस भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो अब आप आंसर देखें जो आपको एग्जाम में लिख के आना है। एट सनराइज एंड एट सनसेट द सन इज नियर द होरिजन एंड द लाइट फ्रॉम द सन ट्रेवल थ्रू द थिकर लेयर ऑफ द एटमोस्फियर एंड लॉन्गर डिस्टेंस थ्रू द एटमोस्फियर। Near the horizon, most of the blue light and shorter wavelength are scattered away by the particle of the air, and red light and longer wavelength, red light है उसकी longer wavelength है, so वो अपनी eyes तक पहुंचती है। So the sun appear reddish at sunrise and sunset। साथ ही मैं आपको एक और भी बात बताना चाहती हूँ कि डेंजर का जो सिंबल होता है उसको रेड कलर का क्यों बनाते हैं, उसके पीछे का रीजन भी यही होता है बेटा, क्योंकि रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे कम होती है। जब लाइट अंधेरे में उस पर गिरेगी तो वो फैलेगा नहीं बेटा, आपको वहां पे दिखाई देगा कि यहाँ पे कोई सिंबल है, वो कोई किस क्या डेंजर का है या कोई मैसेज आप दे रहे हैं, तो वो आप तक पहुंचेगा। अब ये तो था आपकी बुक में जो जो टॉपिक है वो मैंने आपसे डिस्कस किए। अब मैं आपको इस वीडियो के आगे वाले पार्ट में एक एक्टिविटी आपको शो करना चाहती हूं जो मैंने प्रिज्म पे बनाई है, और उसके बाद एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के जो जो क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं और वो आप एग्जाम में कैसे लिख के आए, वो बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एग्जाम में लिख के आते ना, वैसे मैंने नोटबुक पे लिख के आपको
क्लियर करने की कोशिश की है। सो आई होप आप ये जो नेक्स्ट एक्टिविटी है और जो एनसीईआरटी के मैंने आपको क्वेश्चन आंसर सोल्व करके दिए हैं वो आपको क्लियर होंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड एंजॉय द एक्टिविटी। हेलो स्टूडेंट्स, आज की एक्टिविटी के अंदर मैं आपको प्रिज्म का जो आपका फिनोमिना है कि लाइट उसमें कैसे रिफ्रैक्ट होती है उसको शो करने वाली हूं इस स्मॉल एक्टिविटी के थ्रू। सो सबसे पहले ये जो आपकी एक्टिविटी है प्यारे बच्चों, ये आपके एनसीईआरटी की बुक की ही है, ह्यूमन आई वाले चैप्टर की। सो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपको किसकी चीज की रिक्वायरमेंट है? आपको एक स्केल, प्रिज्म, आपको डी, पेन, पेंसिल, इरेजर और आपको पिंस की। पिंस में 4 आपको पिन चाहिएगी, ये शीट और जो ये ड्राइंग बोर्ड है इसको अटैच करने के लिए। 2 आपकी पिन है वो आपकी इंसिडेंट रे का काम करेंगी और 2 आपका रिफ्रैक्टेड रे का काम करेंगी। सो इसको स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप इसको अरेंज करेंगे। ये स्टूडेंट, आपने इसकी थ्योरी के अंदर पढ़ा है कि सपोज अपने पास एक प्रिज्म है, ये ए बी सी इसकी साइड है। ए बी साइड के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो एक इंसिडेंट रे, सपोज वो एंगल आपका है आई, वो आपकी इसमें एयर से ग्लास में जाएगी। जैसे ही वो एयर से ग्लास में जाएगी, ये नॉर्मल है, इसके टुवार्ड ये बेंड करेगी। लेकिन जैसे ही वो ग्लास से एयर में जाएगी, ये दूसरे ए सी फेस का आपका नॉर्मल है, इससे अवे हो जाएगी। सो इस रे को रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। और जब एक रिफ्रैक्टेड रे एक बार और से आपकी सेकेंड मीडियम में जाती है तो उसका नाम इमर्जेंट रे बन जाता है। यहाँ पे एंगल ए आपका है प्रिज्म का, वो 60 डिग्री होता है। अब प्यारे बच्चों, अगर ये आपके प्रिज्म की साइड ना होती तो ये जो आपकी रे है ये बिना डाइवर्ट हुए डॉटेड लाइन से देखें आप सीधी जाती। लेकिन इस 2 मीडियम की वजह से, मतलब इस 2 सरफेस की वजह से जो लाइट में आपका डाइवर्शन आया वो ये है। सो अगर आप एंगुलर उससे मेजर करना चाहते हैं तो ये जो रे है और जो आपकी डाइवर्टेड रे है उसके बीच के एंगल को हम लिखते हैं डी। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी आपको ये एक्टिविटी प्रूफ करके दिखाऊंगी प्रिज्म रख के। एंगल ए हमारा है 60 डिग्री, ये जो एंगल आई है ये हमने लिया है 46 डिग्री। तब इसके अंदर फिनोमेना देखा तो एंगल ई जो आता है वो आता है 56 डिग्री। जब डी को मेजर किया अपने इस डी के साथ में, हमने यहाँ इस एंगल के मेजरमेंट के साथ में, तो हमारे पास डी आया 42। एक फॉर्मूला होता है बेटा, एंगल आई प्लस एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल डी। सो इन आप दोनों से कैलकुलेट करना, आपके ये दोनों इक्वल, ये जो एंगल है मीन्स इस इक्वेशन जो आपकी फर्स्ट है इसकी लेफ्ट हैंड साइड वो इक्वल आती है राइट हैंड साइड की। लेकिन इसको करना क्या है, सबसे पहले आप क्या करें, इस पोजीशन पे अपना प्रिज्म रखें। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने ड्रॉ किया था। अब इंसिडेंट रे पे कहीं पे भी आप जो पिन थी आपके पास उनको लगाएं, तो इस फेस से जब आप उसको देखेंगे तो वो आपका इंसिडेंट रे का काम करेगी। सो हम क्या करेंगे, अपनी ये वाली साइड जो आपकी एसी साइड है इससे अपनी इमेज को देखेंगे। सो ट्राई करते हैं इसको। ये स्टूडेंट, मैंने क्या किया, मैंने इंसिडेंट रे को दिखाने के लिए इस पे 2 पिन लगा दी हैं। ठीक है, ये 2 पिन आपके ए बी सरफेस के लिए इंसिडेंट रे का काम करेंगी। तो चलो चेक करते हैं कि क्या ये हमें दिखाई देती है। यस, अब थोड़ा सा वीडियो को जूम करके देखना बेटा। ये जो 2 हमें ग्रीन दिखाई दे रही हैं ये हमारी इंसिडेंट रे है। अब आपको क्या करना है, इनके बिल्कुल पैरेलल आपको, ये स्टूडेंट आप देखें, ये जो 2 रेड पिन है आपकी, ये आपकी इमर्जेंट रे का काम करेंगी कि ग्रीन लाइट से आई, आप इसके अंदर विजुअल करके देख सकते हैं, और आपकी रेड में गई। लेकिन आपको ये 2 पिन कैसे लगानी है प्यारे बच्चों, आपको ये चारों पिन एक लाइन में आपकी होनी चाहिए। आप इस टाइप से इसको अरेंज करेंगे, मीन्स आप इसके हेड को नहीं देखेंगे बेटा। ये जो आपका टिप है, इस चारों जो आपकी पिन का टिप एक लाइन के अंदर होना चाहिए। तो जहां पे भी आप 2 अपने डिस्टेंस पे लगाएंगे तो वहां पे ये आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। सो इसके थ्रू आप, जैसे मैंने इनको पहले लगाया था, और उसके बाद इनको हम यहां से रिमूव कर देंगे। रिमूव करके मैंने ये डायग्राम कैसे बनाया वो आप देखें, मैं आपको बताती हूं। जहां पे ये 2 पिन लगाई थी बेटा, मैंने उस लाइन को आगे ज्वाइन किया। नॉर्मल मैंने पहले ही ड्रॉ कर लिए थे, फिर मैंने यहां पे इसको इस टाइप से रखा। ठीक है, आप एक बार मैं आपको रख के दिखाती हूं, और आप एंगल मेजर करें। यस, ये देखें 46 के लगभग, थोड़ा इसको अरेंज कर लेते हैं। ये स्टूडेंट देखें आप
45 से थोड़ा आगे 46 आपका इंसिडेंट एंगल है। उसके बाद जो यहाँ पे रेड आपकी जो पॉइंट थे उनको हटा के एक स्ट्रेट लाइन आगे ज्वाइन की, ये आपका ए बी के ऊपर मैंने 90 डिग्री का एंगल बना रखा है, जिसको हम इस वाले एंड का क्या बोलते हैं, नॉर्मल। फिर हम इस अपनी डी को इस पॉइंट पे रखेंगे, उस एंगल को मेजर करेंगे। आप मेजर कर सकते हैं, यहां देखिए बेटा, इसको थोड़ा सा आप अरेंज करना। यस, ये देखिए आप, तो ये आपका 56 डिग्री जो आपका एंगल था, कौन से वाला, आपका इमर्जेंट एंगल है। ऐसे ही जब आप इस पॉइंट से यहां से देखेंगे तो आपका जो एंगल डी है वो आएगा 42 डिग्री। उसके बाद एंगल ए फिक्स होता है बेटा 60 डिग्री, जो अपनी लैब के अंदर प्रिज्म होता है इसका एंगल आपका फिक्स होता है 60 डिग्री, राइट। इन चारों वैल्यूज को जब आप पुट करेंगे तो आपका ये फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला आपका प्रूफ हो जाएगा। तो इस टाइप से आप यहाँ पे एंगल चेंज कर करके, जैसे आपने 2 यहाँ लगाए हैं, अगली बार आप यहाँ लगाएं, मिस एंगल आई को आप अपनी मर्जी से 45 ले, 46, 47, 48 कुछ भी ले सकते हैं, और उस कॉम्बिनेशन के लिए आप ये ट्राई कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये एक्टिविटी क्लियर है। थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो एवरीवन, आज की अपनी इस वीडियो के अंदर मैं आपको चैप्टर 11 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इस चैप्टर के एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूं। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई ने इस साल इस चैप्टर के कुछ टॉपिक को डिलीट किया है, तो प्लीज आप एक बार वो भी नोट करें। जैसे नंबर 1 आपका टॉपिक था ह्यूमन आई, मीन्स ह्यूमन आई का डायग्राम, उसके फंक्शन, उसके पार्ट्स, ये टॉपिक, पावर ऑफ अकोमोडेशन और ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स और विजन और उनका करेक्शन। ये जो टॉपिक है प्यारे बच्चों आपकी एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 190 तक जो ये टॉपिक है, ये सारे टॉपिक सीबीएसई ने इस साल डिलीट कर दिए हैं। सो कहने का मतलब जो इस चैप्टर के टॉपिक बचे हैं, जिनके क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं, वो आपके टॉपिक नंबर 11.3 से आपके स्टार्ट हैं। ये मैं आपको क्यों बता रही हूं, क्योंकि आपकी बुक में एक्सरसाइज में तो टोटल क्वेश्चन तो है 13, लेकिन 13 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9 तक, मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक सारे के सारे क्वेश्चन आपके ह्यूमन आई से या उसके डिफेक्ट से, उसके विजन से रिलेटेड हैं। सो ये सारे के सारे आपको क्वेश्चन आंसर्स नहीं करने हैं। सो इसका मतलब अपनी एक्सरसाइज में जस्ट आपके ये 4 जो क्वेश्चंस हैं वो ही बचते हैं। सो इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो है व्हाई डू स्टार ट्विंकल। जो स्टार्स होते हैं आपके, वो ट्विंकल क्यों करते हैं। सो इसमें आपको एक बात और भी बताना चाहती हूं, ये जो क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन में अगर आपका 1 मार्क्स का आता है तो आपको जस्ट आंसर लिख के आना है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। लेकिन अगर ये सेम क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आ जाता है तो आप उस चीज को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, सो वो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूं। तो आप यहां देखें, जैसे क्वेश्चन है Why do star twinkle, तो पहले समझते हैं फिर हम क्वेश्चन को देखते हैं। और ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका बहुत बार सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में आया है। सपोज यहाँ पे अर्थ के ऊपर, ये आपकी अर्थ है, यहाँ अर्थ के ऊपर कोई एक पर्सन है, ऑब्जर्वर है, जो आपके स्टार को देख रहा है। अब स्टार की जो रियल पोजीशन है वो ये वाली है, लेकिन आपको पता है अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर होता है, राइट। सो उस एटमॉस्फेयर में सपोज आपका ये यहां तक एटमॉस्फेयर एग्जांपल के तौर पे, सो जब ये लाइट आपकी आएगी तो इस पर्सन को वो जो लाइट है उसकी वजह से स्टार की पोजीशन एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा डिफर दिखाई देगी, और इस डिफर पोजीशन को एपरेंट स्टार पोजीशन बोलते हैं। और क्या रीजन बताया मैंने, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब क्योंकि स्टार हमसे बहुत दूर होते हैं, बहुत दूर होने की वजह से, और साथ के साथ ये जो आपका आसपास का एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर का लगातार आपका टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब सारी चीजें चेंज होने की वजह से जो लाइट आ रही है उसके अंदर भी बार बार चेंज होगा। सो ये जो स्टार है इसकी पोजीशन थोड़ी थोड़ी देर में आपकी शिफ्ट होगी प्यारे बच्चों। ये तो मैंने बहुत गैप दिखाया है, एक्चुअल में इतना गैप नहीं होता। एक्चुअल में सपोज आपका स्टार ये है, सो जब वो अपनी पोजीशन शिफ्ट होगा तो वो थोड़ा सा इस साइड होगा,
या थोड़ा इधर, लेकिन हम क्योंकि बहुत लंबे डिस्टेंस पे हैं तो हमें लगेगा कि वो ऐसे मूव करता हुआ क्या कर रहा है, वो आपका ट्विंकल कर रहा है, राइट। सो आंसर में कैसे लिख के आए, तो उसके लिए आप ध्यान दें। सपोज इस क्वेश्चन को आपको थ्योरेटिकली लिखना है बोर्ड एग्जाम में, तो कैसे लिखें? द apparent position of a star is slightly different from the actual position, और इसका कारण क्या है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट, और वो किसकी वजह से? बाय एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की वजह से जो स्टार की एक्चुअल पोजीशन है उसमें स्लाइटली डिफरेंस आता है, वो क्या हो जाती है? एपरेंट पोजीशन पे शिफ्ट, और शिफ्ट होने का कारण है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट में आप लिख के आओगे इसी में, फर्दर दिस एपरेंट पोजीशन इज नॉट स्टेशनरी। भी मैं ये मानूं कि स्टार्टिंग में स्टार ये था, एक्चुअल ये है उसकी पोजीशन, भी वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से इस पोजीशन पे आ गया, लेकिन उसकी ये वाली पोजीशन भी बेटा जी आपकी स्टेशनरी नहीं है, ये भी आपकी थोड़े थोड़े टाइम में शिफ्ट हो रही है, ठीक है। बट कीप ऑन चेंजिंग ड्यू टू द चेंज इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन लाइक डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा। द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार गोज ऑन वेरिंग स्लाइटली, जिसकी वजह से जो पाथ ऑफ रे है, जो लाइट रे है आपकी, उसका जो पाथ है, उसका रास्ता है, वो थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा। एंड द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आवर आईज फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टार इंक्रीज और डिक्रीज, वो आपका इंक्रीज भी हो सकती है लाइट की इंटेंसिटी, डिक्रीज भी हो सकती है रैंडमली विद टाइम। समटाइम द स्टार अपीयर ब्राइट, जब आपको इंटेंसिटी ज्यादा आएगी तो आपको स्टार ब्राइट अपीयर होगा, और कुछ टाइम जब इंटेंसिटी कम आएगी तो वो थोड़ा सा फेंट हो जाएगा, अपीयर फेंटर। दिस गिव्स राइज टू द ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ द स्टार। इसी वजह से कि कभी आपका जो स्टार है वो आपको ब्राइट दिख रहा है, कभी आपको फेंट दिख रहा है, इसी फिनोमिना को हम ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ स्टार बोलते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आप वीडियो को पॉज करके इस आंसर को अपनी कॉपी के अंदर फेयर नोटबुक में लिख सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई द प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। अभी देखो स्टार्ट करते हैं तो प्लैनेट भी करने चाहिए ना, क्योंकि प्लैनेट भी तो दूर है हमसे, है ना, और प्लैनेट भी तो अपने स्पेस में है। सो इसका आंसर आप एग्जाम में क्या लिख के आएंगे उसको डिस्कस करते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, एज द प्लैनेट आर मच क्लोजर टू द अर्थ, स्टार के कंपैरिजन में जो प्लैनेट्स हैं वो थोड़े से क्लोज हैं अर्थ के। द अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव्ड फ्रॉम देम इज मच ग्रेटर एंड फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन मतलब ये ऐसे मूव होना, कॉज्ड इन द अमाउंट ऑफ लाइट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आर नेग्जिबल। मतलब प्लैनेट के केस में भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से फ्लक्चुएशन आता है, लेकिन वो इतना कम होता है बेटा, उसको हम साइंस की लैंग्वेज में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव फ्रॉम देम। ठीक है, जितना अमाउंट लाइट का आ रहा है उसके कंपैरिजन में जो उसका शिफ्टिंग है वो ना के बराबर हो रहा है। डायग्राम बनाना चाहते हो तो एक अर्थ बना के ऐसे एटमॉस्फेयर दिखा सकते हो, एक प्लैनेट दिखा सकते हो। सपोज ये उसकी रियल पोजीशन है, लेकिन उसकी एपरेंट पोजीशन इसके बहुत ही क्लोज होगी, ठीक है। तो अगर फ्लक्चुएट भी करेगा तो हमें इतना रिकॉग्नाइज नहीं होगा कि आपका प्लैनेट क्या कर रहा है, आपका प्लैनेट मूव कर रहा है। अच्छा, किसी किसी बुक में आपको ये भी मिल सकता है कि सपोज ये प्लैनेट है, ये स्मॉल स्मॉल लाइट का सोर्स है, स्मॉल बहुत सारे इनफाइनाइट। तो क्या हो रहा है, एक जो लाइट है आपकी उसके फ्लक्चुएशन दूसरे लाइट की फ्लक्चुएशन वाले पार्ट से कैंसिल हो रहा है। सो आपस में ही ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं और ओवरऑल हमारे तक कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं पहुंच रही। हमें लग रहा है कि आपका प्लेनेट वहीं की वहीं है। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ नॉट लास्ट, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, व्हाई डज द सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग। बहुत सुबह सुबह हमें जो सन है वो हल्का हल्का सा रेडिश दिखाई देता है। आप एनसीईआरटी की बुक में देखें बेटा, फिगर नंबर 11.2, ये देखें, ये सन आपको मॉर्निंग टाइम में
जो आपका अर्थ का होरिजन होता है उसके पास होता है। सपोज आपका ऑब्जर्वर यहां पे है, वो इसको जब ऑब्जर्व करता है तो एक छोटा सा लॉजिक होता है बेटा। एक होती है वेवलेंथ। वेवलेंथ रेड कलर की होती है ज्यादा और विब्ग्योर में वायलेट कलर की होती है कम। और एक लॉ होता है बेटा, जिसकी जितनी कम वेवलेंथ उसकी स्कैटरिंग उतनी ज्यादा। तो आप खुद देखो, रेड की वेवलेंथ ज्यादा तो रेड की स्कैटरिंग कम, वॉयलेट की वेवलेंथ कम तो वॉयलेट की स्कैटरिंग ज्यादा। आप ऐसे भी लॉजिक दे के आ सकते हो। लेकिन अगर आप प्रॉपर क्वेश्चन लिख के आना चाहते हो, मतलब क्वेश्चन का आंसर, तो एग्जाम में क्या लिख के आओगे? अर्ली इन द मॉर्निंग द सन इज नियर द होरिजन, सनलाइट reaches us after covering a large thickness of the atmosphere। उसको बहुत ज्यादा थिकनेस कवर करके हमारे तक आना होता है। सो शॉर्टर वेव ऑफ ब्लू रीजन आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली स्कैटर्ड अवे। वो आसमान में आपकी स्कैटर्ड हो जाएंगी। कौन? शॉर्टर वेव। वो कौन सी होती है? जैसे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, जो ये वाली लाइट है आपकी, बाय द एयर मोलिक्यूल्स। But red wave of longer wavelength are least scattered and reach our eyes। और लाल रंग है वो कम स्कैटर होता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो वो हमारी आंख तक आता है और हमें हल्का हल्का रेड दिखाई देता है सन। सो द सन अपीयर रेड। और आप ये डायग्राम भी बना के आ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द सन अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट। जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उनको हम अपना स्काई ब्लैक कलर का क्यों दिखाई देता है, ब्लू कलर का क्यों दिखाई नहीं देता? तो उसका रीजन देखो आप। द एटमोस्फेयर इज क्वाइट थिन एट वेरी हाई एल्टीट्यूड। और थिन की बजाय भी अगर आप ये लिखें कि बहुत हाई एल्टीट्यूड पे जाके एटमोस्फेयर बिल्कुल डिमिनिश हो जाता है, ना के बराबर। सो देयर इज ऑलमोस्ट नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्योंकि प्यारे बच्चों, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का रीजन ही आपका एटमॉस्फेयर है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं तो कोई भी स्कैटरिंग नहीं। सो द स्काई अपीयर डार्क टू द एस्ट्रोनॉट, क्योंकि वहां पे जो अर्थ और जो आपका एस्ट्रोनॉट है उसके बीच में एटमॉस्फेयर जहां तक है वहां तो ब्लू कलर है। लेकिन जो यहां वाला पर्सन है, इसको इस रीजन में कोई भी एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से क्या दिखाई देगा? आपको स्काई डार्क दिखाई देगा। सो आई होप आपको ये वाले पार्ट में ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपको क्लियर हैं। सो बाय स्टूडेंट्स।